द पब्लिक इंडिया के दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बंगाल की बात करने वाले हैं। अभी तक बिहार पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि बिहार में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि वोटर लिस्ट नई तरीके से बनाने के ऑर्डर के बाद लगातार वहाँ पर पॉलिटिक्स हुई और बहुत ज़्यादा सरगर्मियाँ चल रही हैं। लेकिन इसी से जुड़ी हुई कुछ खबरें जो है बंगाल से भी आ रही हैं। आज प्रोटेस्ट हुआ है पार्लियामेंट के बाहर। स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है उसके खिलाफ अपोजिशन पार्टीज ने प्रोटेस्ट किया है। और इसके बाद जो बंगाल से खबर है वो ये है कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। और हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रफुल्ल कोलख्याल सर, जो इस पर अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि बंगाल की पॉलिटिक्स के हिसाब से जो सारा इशू है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपने न्यूज़ में भी देखा कि शहीद दिवस के मौके पर बहुत तीखा भाषण दिया ममता बनर्जी ने, और उन्होंने कहा है इसमें कि जो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है तो बिहार के बाद इसका बंगाल में इसका नंबर लगने वाला है। यानी कि जो सर है SIR, जो वोटर लिस्ट दोबारा बननी है, वो बिहार के बाद बंगाल में उसका खतरा मंडरा रहा है और वो इसको किसी कीमत पर नहीं होने देंगी। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। नमस्कार सभी को। अभी तो ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में भी शायद एफिडेविट देके कर दिया है कि आधार को मान्यता नहीं देंगे, राशन कार्ड को नहीं जोड़ेंगे। चुनाव आयोग इस मामले में कुछ अधिक ही आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए है और बिहार में जिस ढंग से हो रहा है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर, और जिस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लोड किए गए हैं, हमारे कई साथी पत्रकार वहां से जो रिपोर्ट कर रहे हैं उससे ये लग रहा है कि उसमें कोई जो प्यूरिफाइंग द वोटर लिस्ट के नाम पर इम्प्यूरिटी के लिए पूरी जगह बन रही है। और ये पूरा का पूरा रवैया जो है सो इसमें जनता की भागीदारी उस ढंग से सुनिश्चित नहीं की गई। देखिए, जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पहली बात तो मैं आपसे ये अब्बास साहब, गजनफर अब्बास साहब, मैं आपसे ये अनुरोध करूं कि ये बंगाल नहीं है। अगर हिंदी में कहते हैं तो यह पश्चिम बंगाल है, अगर बांग्ला में बोलते हैं तो पश्चिम बंगो। तो इसलिए कि बंगाल कहने से यहाँ पर वह अर्थ नहीं आता है, क्योंकि 1900 आप जानते हैं कि 1905 में देश में विभाजन हुआ, 1947 में बंगाल ने दो विभाजन झेले हैं सर। 1905 में बंगाल का, पश्चिम बंगाल का और पूर्वी बंगाल का विभाजन हुआ। उसमें काफी सांस्कृतिक संकट और आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट सभी खड़े हुए। रीयूनिफिकेशन आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में हुआ और भी बहुत सारे लोग थे। रविन्द्रनाथ टैगोर तो उसके सांस्कृतिक पुरोधा थे। एकमात्र ये देश है बंगाल है जहाँ के कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का गीत दो राष्ट्रों का राष्ट्रगीत है, बांग्लादेश का भी और यहाँ का भी। तो इससे इसकी संवेदनशीलता समझनी चाहिए कि आज जो बांग्लादेश है वो और जो पश्चिम बंगाल है वो दोनों में कितनी सांस्कृतिक निकटता है। जैसे पानी दूर भी रहे लेकिन नमक जहाँ रखा रहता है तो नमक पसीज जाता है, क्योंकि पानी और नमक का ये रिश्ता है। अगर बांग्लादेश में कुछ घटता है तो पश्चिम बंगाल प्रभावित होता ही होता है, और पश्चिम बंगाल में कुछ घटता है तो वहां भी प्रभाव जाता ही जाता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। जी, तो एक बार तो 1905 में हुआ, फिर ये यूनिफाइड हुआ, रीयूनिफिकेशन हुआ 1911 में, और फिर जब देश विभाजन हुआ 1947 में, तब देश विभाजन में ये हिस्सा कट के पाकिस्तान में चला गया, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बना। फिर शरणार्थी संकट हुआ और शरणार्थी संकट के बाद जो है सो बांग्लादेश का निर्माण हुआ। तो यह इलाका जो है बंगाल के लोग, पश्चिम बंगाल के लोग, जब मैं बंगाल कहता हूं तो बांग्लादेश को भी जोड़ता हूं, इन लोगों ने विभाजन के दर्द को तह दर तह महसूस किया है। जब पाकिस्तान से पश्चिम बांग्लादेश अलग हुआ उस समय की जो त्रासदियां हैं अपनी जगह है, और उसका असर, उसका मानसिक असर पश्चिम बंगाल पर भी है। तो जब ये SIR के नाम पर जो करने जा रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोट, माने लिस्ट करेंगे वोटर लिस्ट का,
तो जो रवैया और जो स्केल यहाँ वहां उन्होंने अपनाया है वो लगभग एनआरसी के बराबर है। और अगर आप प्रमाण नहीं मानते तो जाहिर है उस पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है और इसको बांग्ला या क्षेत्रीय अस्मिता से जोड़ दिया गया है। जी, तो इसमें एक बात समझना चाहेंगे कि अभी तक बात बिहार तक सीमित थी और ऐसा कई बार आ रहा था खबरों में कि ये पूरे पैन इंडिया लेवल पर आगे जाने की कोशिश की जाएगी, आगे इसको ले जाया जाएगा, एसआईआर वाला जो पूरा एक भूत है। तो लेकिन ये बंगाल में ही, बिहार के बाद बंगाल में ही खतरा क्यों मंडराने की आशंका लग रही है? क्योंकि बयान आया ममता बनर्जी का। इसलिए कि 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, बिहार में भी इसीलिए किया जा रहा है कि बिहार में चुनाव है 2025 में। और पिछली बार बीजेपी को बहुत बुरी हार झेलनी पड़ी थी और काफी सीट्स भी कम हो गई थी। देखिए, हार और जीत अपनी जगह है, लेकिन यह बात तो सही है ना कि अभी बिहार में इसलिए किया जा रहा है कि बिहार में चुनाव है और बिहार को हर हाल में जीतना चाहता है मैंने दल भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन, और इसलिए जीतना चाहता है कि उसका असर बंगाल पर भी पड़ेगा ही, और जब बंगाल पर पड़ेगा उसका असर तो वहां से अपनी जय यात्रा शुरू करना चाहते हैं। यहाँ भी चुनाव है 2026 में, तो एसआईआर करेंगे ही करेंगे और 2 स्केल तो अपना नहीं सकते हैं, और अगर 2 स्केल अपनाएंगे तो ये इनके संघात्मक ढांचा पर आघात होगा, इसलिए ये यहाँ ये भय नहीं करेंगे। आसाम में कोई डर नहीं है, इसलिए आसाम में एनआरसी की प्रक्रिया वो एक्सरसाइज हो चुका है पहले ही। तो इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा कि वो इसको एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पर देख रही हैं वेस्ट बंगाल के खिलाफ। हाँ बिल्कुल, वो देखिए क्या हुआ है ना कि जो भी बांग्ला बोलता है उसको आप बांग्लादेशी मान लेते हैं प्रथम नजर में। उन्होंने तो कुछ बाकायदा एक लिस्ट लहराया था कि इतने सारे लोगों को बांग्लादेशी मान करके वहां भेजने की कोशिश की गई या उनको प्रताड़ित किया जाता है जी। तो ये तो अद्भुत स्थिति है ना कि आप बांग्ला, अगर कोई बांग्ला भाषी, देखिए जो बंगाल के लोग हैं, जो बांग्ला भाषी लोग हैं, बंगाल उसमें भी कई तरह के टोन है और यहाँ के लोग ठीक समझ जाते हैं कि कौन बांग्लादेश का है, कौन चिटगांव का है, कौन ढाका का है, कौन यहाँ का है। जैसे कि हिंदी क्षेत्र में हम ठीक समझ जाएंगे कौन हरियाणा का है, कौन पंजाब का है, कौन उत्तर प्रदेश का है, कौन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, कौन मिथिलांचल का है, कौन मगध का है, तो हम पहचान जाते हैं कौन भोजपुर का है। उसी तरह से ये लोग भी पहचान जाते हैं कि ये बंगाल के किस क्षेत्र से हैं, लेकिन बाहरी लोग इसे शायद न पहचान पाए और वे अभी जो रवैया अख्तियार कर गया। देखिए, कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो हिंदी भाषा में बात करते हैं या हिंदी भाषी अपने को मानते हैं, उन्हें इस बात का जोर विरोध करना चाहिए। इसलिए विरोध करना चाहिए कि इस तरह से जो हमारी जो अस्मिताएं हैं वह संकट में पड़ेंगी, वह संकट में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो इसलिए इसका विरोध तो होना ही चाहिए और वो विरोध करेंगे। और स्ट्रीट फाइटर वो विख्यात है और उन्होंने जो जिस तरह का ये जो आप अभी जो जिस रैली की आप बात कह रहे थे, वहां पर सो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के साथ में वामपंथी गठबंधन की सरकार ज्योति बसु के समय से 34 साल से सरकार चल रही थी और उन्होंने आह्वान किया था, हालांकि मुझे लगता है वह राइटर्स अभियान नहीं था, वह था लाल बाजार घेरने का, जो पुलिस हेडक्वार्टर है यहाँ पर, उसको घेरने का प्लान था। जो भी हो, राइटर्स और ये दोनों अगल बगल है, हो सकता है कि राइटर्स अभियान ही हो। और उसमें जब पुलिस फायरिंग हुई थी, पुलिस फायरिंग में 13 लोग, उसमें में ममता बनर्जी युवा नेता थी कांग्रेस की, उसमें में तृणमूल बना नहीं था। तो 13 जवान जो उनके आह्वान पर आए थे, युवा थे, युवा कार्यकर्ता थे, उन गोली लगने से उनका निधन हुआ। और तब से ये इस बात को आंदोलन को 21 जुलाई को वो मना रही हैं और इस अवसर पर राजनीतिक संदेश दिया करते हैं। जी जी, मैं इसी पर मेरा अगला सवाल है, जो बंगाली भाषा अस्मिता पर उन्होंने जो बात रखी है, और उन्होंने वो आपने भी बात कही थी कि जो बंगाल से दूसरे स्टेट्स में जब वेस्ट बंगाल के लोग जाके काम करते हैं, तो खासतौर से आसाम का एक केस का उन्होंने जिक्र किया है कि जिसमें नोटिस जारी हो गया है वहाँ के लोगों को कि अगर बंगाली बोल रहे हैं तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया कि वो बांग्लादेश के हैं या रोहिंग्या हैं। तो उन्होंने कहा कि ये रोहिंग्या टर्म का इस्तेमाल एक कॉन्स्पिरेसी के तौर पे किया जाता है और अब ये हमारी भाषा की अस्मिता का सवाल है। और इसी पर उन्होंने भाषा आंदोलन को शुरुआत करने का ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द 27 जुलाई से भाषा आंदोलन को स्टार्ट करने वाली है पूरे बंगाल में। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उन्होंने ये तो कहा, ये
उसके साथ ही उन्होंने और 2-4 बातें कही थी, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो सभी भाषा को प्यार करती हैं, चाहे मराठी हो, हिंदी हो या कोई भी भाषा हो, वो सभी भाषा, तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, सभी भाषा को प्यार करती है। लेकिन जब आप भाषा के नाम पर जब आप लड़ाई शुरू कर देंगे तो जाहिर है कि भाषा के मामले में पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा ये जो जिसे हम पूरा बंगाल कहते हैं, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल मिला करके, ये काफी संवेदनशील इलाका है। आप जानते हैं कि भाषा के नाम पर ही, भाषा के कारण ही पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ। आप जानते हैं कि यहाँ पर मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है। भाषा शहीद, भाषा के नाम पर बांग्लादेश में हुआ था, भाषा के नाम पर बंगाली शहीद हो गए हैं, और जिसकी स्मृति में बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के लोग वो अलग से करते ही हैं। तो अगर ये मामला उठेगा तब देखिए कि पश्चिम बंगाल में और हिंदी भाषी इलाकों में संकट क्या रहने वालों का। जिस तरह से हिंदी भाषी या हिंदी बोलने वाले लोग जिनको माना जाता है वे पूरे देश में फैले हुए हैं, वैसे ही बांग्ला बोलने वाले लोग भी पूरे देश में फैले हुए हैं। अब अगर ये भाषा आंदोलन वो अगर कर रही है तो एक सांस्कृतिक, पहले भी हुआ है, अगर ये सांस्कृतिक आंदोलन तक तो ठीक है, राजनीतिक आंदोलन तक तो ठीक है, लेकिन अगर यह किसी भी प्रकार का ऐसा आंदोलन हो जाएगा कि अन्य भाषा भाषियों को दूर करो, अन्य भाषा भाषियों के प्रति घृणा का प्रसार हो, तो ये एक खतरनाक मोड़ ले सकता है। और इसके लिए जो हमारी केंद्र की राजनीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, जो संघात्मक ढांचे का सम्मान नहीं करती है, कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही तो फिक्स होगी ही। नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। इससे पहले भी जो बयान आया है वो भी आप जानते ही होंगे बेहतर, कि उन्होंने कहा है कि हम किसी भी दूसरी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन बंगाली भाषा के भी खिलाफ जो पॉलिटिक्स हो रही है उसे बंद होना चाहिए। उनका साफ साफ जो है बीजेपी की तरफ लगातार बयान आते रहे, और पहले भी उन्होंने कहा है, अभी इसमें भी कहा है। लेकिन इसमें उन्होंने एक शब्द और यूज किया कि जो बीजेपी भाषाई आतंकवाद का इस्तेमाल कर रही है हमारे खिलाफ, ये उन्होंने टर्म यूज करी। तो अब की बार बहुत ज्यादा जो है, एक कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा तेवर में कुछ ज्यादा ही आ गई है ममता बनर्जी भाषा वाले। देखिए अब्बास साहब, ये कौन कहेगा कि दूसरी भाषा के हम खिलाफ हैं? मराठी लोग कहते हैं क्या जी कि हम हिंदी के खिलाफ हैं? नहीं कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हिंदी बोलने वालों के साथ आप मारपीट करते हैं, उर्दू बोलने वालों के साथ क्यों नहीं करते हैं? वे तो भाषा को फिर धर्म से और चारों तरफ से लहराना चाहते हैं ना। तो कौन बोलेगा कि हम दूसरी भाषा भाषी के खिलाफ हैं? कोई बोलता है? ये भी नहीं बोल रहे हैं। और जो नेता चाहते हैं, जब आंदोलन कोई शुरू होता है तो नेतृत्व जहां शुरू करता है वह पूरा का पूरा उसके कमांड में, उसके कंट्रोल में नहीं भी रहता है। अगर छिटपुट घटनाएं कुछ ऐसी हो जाती हैं जो निचले स्तर पर, जो जनता के स्तर पर, जो जमीनी स्तर पर, या अगर घृणा फैल जाता है, 2-4 घटनाएं भी हो जाएंगी तो मीडिया के लिए काफी होगा और ये लोग उड़ाएंगे। और मीडिया में जब एक बार उड़ जाएगी कि हाँ, अगर मान लीजिए कि कोई अन्य भाषा भाषी या अन्य भाषा बोलने वालों के अगर साथ कोई असम्मान होगा, कोई दुर्व्यवहार होगा, और वो अगर मीडिया में आ जाएगा तो ये फैल जाएगा पूरे मीडिया में कि वहां पर ये साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हालांकि वो विरल घटना होगी। अब ये कहते हैं कि यहाँ पर दुर्गा पूजा नहीं करने देते। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यहाँ तृणमूल पूजा नहीं करने, दुर्गा पूजा नहीं करने देगी। अरे तृणमूल नहीं करने देगी, आप क्या बात करते हैं? जब यहाँ सीपीएम का शासन था, जब पहली बार था, मैं आपको इसे बता दे रहा हूँ, तो ये हुआ कि जब यहाँ वामपंथी शासन है, ये लोग तो इस चीज को मानते नहीं, नास्तिक किस्म के लोग होते हैं, तो पूजा का क्या होगा? तो खुद ज्योति बसु ने कहा था कि हम माने ना माने ये एक दूसरा मामला है, लेकिन मामला ये है कि जो लोग हमको मानते हैं, जो लोग हमको वोट देते हैं, वे सभी पूजा में अगर व्यस्त रहेंगे तो हम वहां से अनुपस्थित नहीं रह सकते हैं। हम उनके साथ रहेंगे, वो पूजा करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे, उनको कोई असुविधा नहीं हो, पूरे धूमधाम से पूजा। और यहाँ पर पूजा में जैसे अभी वक्त मामले में उठता है ना कि क्या आप हिंदू संदर्भ में क्या किसी मुसलमान को आप भार देंगे, दायित्व देंगे? यहाँ की कई पूजा कमेटियों के सेक्रेटरी, सचिव और आयोजक इस्लाम को मानने वाले लोग होते हैं और कहीं कोई असुविधा नहीं होती है। तो यहाँ एक दूसरे तरह की चीजें हैं। आप राजनीतिक रूप जो यहाँ रहता है या जो यहाँ कभी रह चुका है वो जानता है ना कि धर्म के प्रति यहाँ के लोगों का कैसा व्यवहार है। लेकिन आप यहाँ आकर के, आप कल तक जय श्री राम का नारा फैलाना चाहते थे, अब उत्तर प्रदेश हार गए और भुवनेश्वर, उड़ीसा जीत गए, तो आपने जय जगन्नाथ का नारा देना शुरू किया।
और इतनी जल्दी अगर भगवान बदलते रहेंगे, और पश्चिम बंगाल में भी दुर्गापुर में प्रधानमंत्री आए तो जय माँ काली और जय माँ दुर्गा करने लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो इतनी जहां जाएंगे वहीं आप रिश्ता स्थापित करने लगेंगे, और इस तरह से आप करेंगे तो आपकी भेद खुलने में तो देर लगती नहीं है। जी। ये तो पिछले कई भाषणों में देखा गया है कि नारे बदलते गए बीजेपी के, वहां पर जाके कुछ और हो गया, और दूसरे हिंदी बेल्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पर कुछ और होता है, और भाषा को भी कहीं ना कहीं कम्युनल पोलराइजेशन की तरफ मोड़ दिया जाता है। जैसे अभी आपने जो इंसिडेंट्स बताए और सारी जो डेवलपमेंट्स बताए हैं, तो ये अगर हम इसको देखें, इसमें एक बात और ममता बनर्जी ने कही है अपने भाषण में कि हम 2 आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। एक तो भाषा के ऊपर अपना आंदोलन शुरू करेंगे जिसमें कि बंगाली भाषा की अस्मिता का सवाल है, और दूसरी उन्होंने कहा कि हम बीजेपी क्विट इंडिया मूवमेंट भी लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सवाल इसमें यह है कि ये जो 2 आंदोलन है, 1 साल बाद इलेक्शन है, बल्कि 1 साल का भी समय नहीं है, बल्कि अप्रैल 2026 में डेट शेड्यूल होंगी, जैसे भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आएगा शेड्यूल। तो इसको अगर देखा जाए कि बहुत कम समय बाकी है, और ये 2 आंदोलन वहां से स्टार्ट होने जा रहे हैं ममता बनर्जी के भाषण के बाद, तो इसको इलेक्शन से जोड़ के आप कैसे देखते हैं कि किस तरीके का असर पड़ेगा, खासतौर से जब बीजेपी पिछले इलेक्शन में उनकी सीट्स कम हो गई थी, तृणमूल कांग्रेस की बढ़ गई थी, और वहां पर जो बीजेपी का हमेशा से जो कम्युनल पोलराइजेशन का जो एजेंडा रहता है, और जो बांग्लादेशी वर्सेस भारतीय वाला जो एक पोलराइजेशन का जो एजेंडा लेके आते हैं, वो भी फेल हुआ। उससे पहले वाला इलेक्शन थोड़ा चला था। तो क्या आप देख रहे हैं, किस तरीके से इसको एनालिसिस कर रहे हैं इलेक्शन से जोड़कर? देखिए, इलेक्शन से अगर हम इसको जोड़ते हैं तो पिछली बार बीजेपी को 38.5%, 38.7 या 5% वोट उनको मिला था, और तृणमूल कांग्रेस को मिला था 45.78% तृणमूल कांग्रेस को मिला था। तो दोनों में जो अंतर है, आपको वो अंतर बहुत ही मार्जिन बहुत कुशन नहीं है, ये बात तो सच है। अब सीट तो अपनी जगह पर है, सीट के बारे में आपने ठीक ही कहा। सीट में बता देता हूं दर्शकों के लिए कि पिछली बार बीजेपी को 43 सीटों का घाटा हुआ था और 78 पे आ गए थे ये, और तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीती थी, जो कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले 50 सीटों का ज्यादा है। तो उस पॉइंट से देखा जाए तो काफी बड़ा। जी 213 और 78 विधानसभा में। और जब दर्शकों को बताना है तो ये भी बता दीजिए कि जब चुनाव परिणाम घोषित हो गए तो किस तरह से लोग जो तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, किस प्रकार से सिर मुड़ा कर फिर तृणमूल कांग्रेस में वापस आए। वो दल बदलू चलता रहा। हाँ, तो ये भी दर्शकों को के ध्यान में होना चाहिए। देखिए, जो कोई भी, बंगाल एक सीमावर्ती इलाका भी है, और पश्चिम बंगाल मैंने जो हमारा बांग्लादेश है इसको बंगाल बोलते हैं वो, और पश्चिम बंगाल ये सीमावर्ती इलाका भी है। इसकी सीमा झारखंड से और तमाम जगहों से इसकी सीमाएं मिलती है। यहाँ की जो संस्कृति है और यहाँ की जो संवेदनशीलता है वह काफी स्पर्शकातर है। वो बहुत ही, क्योंकि देखिए जो बंगला अस्मिता है ना, बंगला अस्मिता का सवाल वो काफी महत्वपूर्ण है और बहुत संवेदनशील है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और बाहर के लोग, खास करके भारतीय जनता पार्टी का जो मिजाज है, उस मिजाज से यहाँ के लोगों को समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है। उनको ये मतलब, नवजागरण का मतलब क्या होता है, उनको ये मालूम नहीं है कि यहीं से वंदे मातरम गया है तो वंदे मातरम देने वाला यह प्रदेश है। उनको ये मालूम नहीं है कि यहाँ पर किस प्रकार से जनगण मन लिखा गया, जो रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात बार बार होती है। उनको ये मालूम नहीं है कि यहीं पर राजा राम मोहन राय थे, यहीं विवेकानंद हुए, और भी बहुत सारे यही। और जब हम रविन्द्रनाथ की बात बोलते हैं तो रविन्द्रनाथ के पिताजी के, आप जानते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम कोई वेद वाक्य नहीं है, ये अंग्रेजी का अनुवाद है, और ये अनुवाद रविन्द्रनाथ के दादाजी ने शायद किया, दादाजी ने, पिता द्वारकानाथ ने किया। तो ये इसका अनुवाद अंग्रेजी से द गुड द बेस्ट द ट्रुथ का अनुवाद उन्होंने किया था, सत्यम शिवम सुंदरम। इंटरेस्टिंग बात है दर्शकों के लिए, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, तो ये कोई सूत्र वाक्य संस्कृत का नहीं है, ये वहां से उसका अनुवाद उन्होंने किया था, कई लोगों ने अनुवाद किया था, वो यहाँ पर आया। यहाँ से सुभाष चंद्र बोस हुए हैं जिन्होंने
जिनकी चेतना अभी भी यहाँ पर है। यहाँ पर 23 जनवरी जो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, उस दिन भी झंडा फहराया जाता है, तिरंगा लहराया जाता है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से 26 जनवरी और 15 अगस्त को लहराया जाता है, ठीक उस तरह से यहाँ की संवेदनशीलता बहुत दूसरे ढंग की है, क्योंकि इन्होंने देखा है और दर्द देखा है। आप जानते हैं कि एक समय में जब भाषा के आधार पर इनका अलगाव हुआ तो असम के निचले हिस्से के लोग बांग्ला बोलते थे, उड़ीसा के लोग बांग्ला बोलते थे। अब झारखंड में जाइए, झारखंड में झारग्राम तक, वहां तक आप जाएंगे तो आपको बांग्ला बोले, गांव की भाषा, गांव में लोग, भद्र लोग बांग्ला बोलते थे, हिंदी नहीं, बांग्ला बोलते थे और नागपुरी बोलते थे अपने यहाँ की भाषा। तो इसका क्षेत्र काफी विस्तृत है, इसकी संवेदनशीलता काफी है। और बौद्धिकों वगैरह का तो उतने इतिहास में तो अभी जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चुनाव पर इसका निश्चित रूप से असर पड़ेगा। और ये जैसा कि होता है, ये अपने को केंद्रीय, शुरू से ही इसका रहा है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो केंद्रीय सत्ता है, उसके साथ तनाव में पश्चिम बंगाल अपने अस्तित्व की रक्षा देखता है, उसके साथ मिलकर नहीं देखता है। आप जानते हैं कि मुगलों के समय में मुर्शिदाबाद, यहाँ राजधानी थी, मुर्शिदाबाद में काफी हो हंगामा हुआ। अब जानते हैं दंगे फसाद हुए, उस दंगे फसाद में अब इनको क्या मालूम कि 75% वहां आबादी मुसलमानों की ही है। और चूंकि मुगलों से राजधानी था, जिस समय में पश्चिम बंगाल में कलकत्ता का अता पता नहीं था, उस समय में मुर्शिदाबाद यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। यही पलासी है सर, जहाँ 1757 हुआ था, जहाँ से भारतीय के अंग्रेजों के हाथ में चले जाने का दीवान लिख दिया गया। 1757 यही है, यही हमने देखा है कि किस तरह से वो चीजें होती है। उसके बाद आगे जाकर के बक्सर और तमाम जगहों पर गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसने काफी उत्थान पतन देखा है। एक समय में जब हम बोलते हैं कि हम नालंदा पर गर्व करते हैं, बिहार और बंगाल उतना कभी नहीं था। जो नालंदा का इलाका है, उसके निर्माण में पश्चिम बंगाल के राजघराने का काफी योगदान है। सेन वंश और पाल वंश यहाँ रहे हैं, जो सेन वंश का राज था। उतने इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है। जो मगध साम्राज्य तक ये हम लोग हिस्सा थे। आखिर वंग का अर्थ क्या है? अंग वंग हम लोग बोलते हैं, तो अंग उधर है, वंग इधर है। कहने का तात्पर्य है कि इसकी ऐतिहासिक रूप से भी इसकी संवेदनशीलता बहुत भिन्न तरह की है, और इसको ये लोग समझ ही नहीं सकते। जी प्रोफेसर, फाइनल कमेंट लेंगे तो इसको, जैसा कि हम लोगों ने आंकड़े की भी बात करी कि पिछले इलेक्शन में किस तरीके से सीट्स मिली थी दोनों पार्टीज की, और बीजेपी का ख्वाब रहा है, बहुत सालों से ख्वाब रहा है, और मुसलसल जब से बीजेपी सरकार केंद्र में है 2014 से, तो पूरी उसकी कोशिश रही है कि वेस्ट बंगाल को किसी तरीके से वहाँ पर कुछ नहीं तो गठबंधन की सरकार बन जाए, नहीं तो फुल फ्लैश्ड में आ जाए। तो ये जो अभी ममता बनर्जी ने बिल्कुल छेड़ा है, इसको देखते हुए और पिछले रिजल्ट को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि बीजेपी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और इस बार का जो चुनाव होगा वो और ज्यादा दिलचस्प होगा? जी, बहुत ब्रीफ में, संक्षेप में। जी, यहाँ पर उनकी मुश्किलें बढ़ जाएगी, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ भी गठबंधन की सरकार बनाई है, क्षेत्रीय पार्टियों से मिलकर बनाई है। अगर नीतीश कुमार जी से बिहार में अलग हो जाए तो इनका पता चल जाता कि किस स्थिति में होते। और यहाँ पर वैसी क्षेत्रीय पार्टी सशक्त है नहीं जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी अपना गठबंधन करे। जो क्षेत्रीय पार्टी है, अगर क्षेत्रीय पार्टी को गिनते हैं, हालांकि राष्ट्रीय पार्टी है, तो तृणमूल कांग्रेस है, उसके सामने उनकी सीधी टक्कर है। और रही बात कांग्रेस के साथ बीजेपी का गठबंधन हो नहीं सकता है, 5-6% उनके वोट हैं, और वामपंथी पार्टियों के साथ भी उनका गठबंधन नहीं हो सकता है, उनके पास भी 3-4-5% वोट होंगे। तो किस पार्टी से वो गठबंधन करेंगे अपना, जो यहाँ का ख्वाब देखते हैं? तो ये तो दिलचस्प भी है, और इसका परिणाम तो काफी घोषित है कि क्या होगा। रही बात की सीट बढ़ने की, तो ये ममता बनर्जी का हाथ पकड़ के ही भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर कुछ प्रवेश हुआ था। नहीं तो एक समय में एक विधायक क्या होगा इसके लाले पड़े थे। एक सज्जन एमपी हो गए तो उसके लिए पूरा बंगाल चमक गया कि क्या यहाँ से भी जनसंघ का या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यहाँ भी असर है। तो उसका चुनावी कोई असर होने वाला नहीं है। इसीलिए ये चाहते हैं कि संस्थाओं के दुरुपयोग करते हुए भी अगर कुछ हासिल किया जा सके, या यहाँ जो गैर बांग्ला भाषी लोग हैं, मैं साफ साफ कहता हूँ, जो गैर बांग्ला भाषी लोग हैं उनके समर्थन की तलाश में दिन रात भटकते रहते हैं। उनके समर्थन से ये सरकार बना ले जाएंगे या कोई निर्णायक जीत हासिल करेंगे,
यह बिल्कुल असंभव है, क्योंकि जो लोग बांग्ला नहीं भी बोलते हैं, जो लोग हिंदी बोलते हैं, उड़िया बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, वे भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर अपना समर्थन नहीं दे सकते हैं। जी धन्यवाद प्रफुल्ल सर अपना वक्त देने के लिए। और दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से सारी बातें अभी प्रफुल्ल सर ने बताई हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिन पर हमने डिस्कशन किया कि क्यों ममता बनर्जी का ये जो आंदोलन जो वो शुरू करने जा रही हैं, उन्होंने भाषण दिया कि वो भाषा के ऊपर बंगाली भाषाई जो उनकी अस्मिता है उसके ऊपर जो वो आंदोलन छेड़ने वाली हैं बीजेपी के खिलाफ, और जो चुनाव आयोग के खिलाफ और चुनाव आयोग और बीजेपी की जो एक गठजोड़ है उसके खिलाफ जो बिहार में जो अभी एक्सरसाइज हो रही है वोटर लिस्ट नहीं बनाने की, वो बंगाल में वो नहीं होने देंगी। तो अगले साल इलेक्शन है तो इसका सीधा सीधा असर वहां पर पड़ने वाला है, क्योंकि पिछली बार भी इलेक्शन में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था और टीएमसी की तृणमूल कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी। तो इस बार का चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा। प्रोफेसर ने बिल्कुल सही कहा कि इसका असर सीटों पर भी दिखाई देगा और अब की बार शायद बीजेपी के लिए और ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएं चुनाव को जीतने के लिए, या फिर अपनी इमेज जो जिस तरीके की उनकी इमेज वो बिल्डअप करते हैं, राष्ट्रवादी इमेज, कहीं ना कहीं उस पर और ज्यादा डेंट लगने की आशंका है। प्रोफेसर धन्यवाद बहुत बहुत। और दर्शकों को कहना चाहेंगे कि बहुत जल्द ही हम मुलाकात करेंगे एक और नए मुद्दे पर। शुक्रिया।